गांव चंदनपुर में एक मशहूर ढाबा था, कोलकाता मटन चुस्ता वाला। बा मालिक मक्खन लाल अपने घमंड के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग कहते थे, मटन तो बढ़िया बनाता है, पर बात करने का अंदाज ऐसा जैसे राजा से बात हो रही हो। अबे ओ रामू, जरा देखना जरा, ये बर्तन ऐसे धोया है जैसे नदी में डुबो के निकाल लिया हो। ढाबा मेरा है, नाम मेरा है और इज्जत भी मेरी है, समझा तू? कोलकाता मटन चुस्ता वाला की पहचान मक्खन लाल से है, किसी नौकर से नहीं। सेठ जी, आज मेरे पास थोड़े पैसे कम है। क्या मुझे आप कोलकाता मटन चुस्ता खिला दोगे? मैं आपसे वादा करता हूं, कल आऊंगा और आपके पैसे दे जाऊंगा। पर आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। कृपा करके मुझे एक प्लेट अपना मटन चुस्ता खिला दो। अरे हट रे बुड़बक, जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या यहां भीख मांगने आया है? ये मक्खन लाल का ढाबा है, ऐसे ही यहां उधारी नहीं मिलती। आज नगद, कल उधार। समझ में नहीं आया होगा तेरे। चल निकल यहां से। ऐसे ही सेठ माखन लाल ग्राहकों और अपने कारीगरों पर चिल्लाता रहता। और उसी गांव में दिनेश नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। शहर में पढ़ाई की पर नौकरी नहीं मिली। जेब खाली थी पर हौसला ऊंचा। हर रोज वो मक्खन लाल का ढाबा देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अपना ठेला लगाऊंगा और लोगों को ऐसा स्वाद दूंगा जो दिल में उतर जाए। लोग कहते हैं पैसा लगाओ तो कारोबार चलता है, पर मैं कहता हूं दिल लगाओ तो कारोबार खुद दौड़ता है। बस थोड़ा धैर्य चाहिए और मेहनत की खुशबू। पर एक बार मैं मटन चुस्ता बनाना सीख लूं, बस विनोद भैया से पूछना पड़ेगा। इतना सोचकर दिनेश तुरंत मक्खन लाल के ढाबे के तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि विनोद मक्खन लाल का सबसे अच्छा कारीगर रहता है। इसके मसाले के दम पर आज मक्खन लाल का ढाबा चल रहा होता है। दिनेश चलते चलते मक्खन लाल के पास पहुंच जाता है और फिर मक्खन लाल से कहता है, सेठ जी, मुझे विनोद भैया से मिलना है। उनसे थोड़ी बात करनी थी। अगर आप मुझे विनोद भैया से मिला देते तो बहुत मेहरबानी होती है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से आता हूं और आपसे डरता रहता हूं। पर आज हिम्मत बनाकर आपके ढाबे के पास आया हूं, तो कृपा करे और मेरी विनोद भैया से बात करवा दीजिए। अरे तुझे क्या लगता है कि कोई यहां पर खाली बैठा है? चल निकल यहां से। जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। तुझको पता होना चाहिए, गांव से लेकर शहर तक सिर्फ एक ही ढाबा है और वो मेरा है। मेरे यहां जो भी काम करता है, जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता वो घर नहीं जाता। समझ ले और यहां से निकल ले। मक्खन लाल की इतनी बात सुनकर तुरंत दिनेश वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और अपने घर आ जाता है। अपने घर आकर अपनी माँ से कहता है, अम्मा जी, आज मैं माखन लाल सेठ की दुकान पर गया था। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी में बात की। मुझे बहुत गुस्सा लगी है। जब तक मैं अपना एक दुकान नहीं खोल लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे बेटा, उसकी आदत है और अपने गांव के लोग पागल हैं। हमेशा बातें भी सुनते हैं और उधर खाना भी कहते हैं और वहाँ गाली भी। इसलिए वहाँ का मटन चुस्ता इतना महंगा है कि उतना महंगा कहीं पर भी नहीं है। वो अपनी मनमानी करता। अरे तो अम्मा, उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। बस मैं किसी तरह विनोद भैया से मिल लूं। बस मुझे भी मटन चिकन चुस्ता बनाना है, और जब तक मैं कोलकाता स्टाइल में नहीं बनाना सीख जाऊंगा
तब तक मैं अपनी दुकान नहीं खोलूंगा, पर खोलूंगा जरूर। इतना बोलकर और तुरंत अपने घर से निकल पड़ता है और फिर धीरे धीरे विनोद कारीगर के घर पहुंच जाता है। घर पर विनोद नहीं होता, उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी से मिलकर दिनेश कहता है, भाभी भाभी भैया कब आते हैं? मुझे उनसे मिलना है और कोलकाता स्टाइल में मुझे मटन चुस्ता बनाना सीखना है। और हाँ, क्योंकि उस मसाले को भी सीखना है जो उस मटन में 4 चांद लगा देता है। अरे दिनेश, हम उस मसाले के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि मैंने मक्खन लाल से कुछ पैसे उधार लिए हैं और बिना ब्याज के शर्त ये रखी गई थी कि बिना ब्याज के पैसे तभी दूंगा जब तुम अपने मसाले को किसी को बतानोगे नहीं। इसलिए मैं मसाले को नहीं बता सकती। और रही बात मटन चुस्ता की, तो जैसे मटन बनता है सब कुछ वैसे ही बनता है और बस उसमें चुस्ता को डाल तो बस बन गया मटन चुस्ता। ठीक है भाभी, मैं अब कुछ करता हूँ। आपने इतना बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बात कर तुरंत दिनेश वहां से चला जाता है। और फिर एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगता है। तभी घूमते घूमते हरिया काका उसके पास आ जाते हैं और फिर वह भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दिनेश को इतना परेशान देख हरिया काका दिनेश से पूछ पड़ते हैं, अरे दिनेश बेटा, क्या हो गया? इस उम्र में इतनी टेंशन क्यों लिए बैठे हो? क्या अम्मा ने तुम्हारी डॉट लगाई है या फिर कोई और बात है? काका, अब क्या बताऊं, मैंने इतनी पढ़ाई की और नौकरी नहीं मिली। फिर सोचा कोई काम कर लूं, पर कहीं भी अच्छी तरह काम नहीं मिला। तब जाकर मैं लास्ट डिसीजन लिया कि मैं एक अपना ठेला लगाऊंगा और फिर मैं उस पर कोलकाता स्टाइल में मटन चुस्ता बेचूंगा। पर मुझे ये भी बनाने नहीं आता, तो सोचा कि विनोद भैया से पूछ लूं। पर मक्खन लाल ने मुझे उल्टा सीधा बोलकर अपने ढाबे से भगा दिया। अब मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अगर तुमको ठेला खोलना है तो कल से खोल दो। पर काका, मुझे बनाना भी आना चाहिए। चलो मैं जैसे तैसे कर बना भी लूंगा, पर उसका सीक्रेट मसाला कैसे बना पाऊंगा? बस उसी के टेंशन में बैठा हूं और सोच रहा हूं। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें मसाले बता रहा हूं और तुम उसे घर पर जाकर बना लेना और फिर मक्खन लाल की दुकान से उस मटन चुस्ता को लेकर आओ और उसके साथ तुम अपने घर में भी मटन चुस्ता तैयार करो और फिर दोनों को खाओ। अगर जब तुम्हारा बनाया हुआ मटन उसकी बराबरी ना कर पाए, फिर मसाले को बढ़ाओ और तब तक हेर फेर करो जब तक कि उसकी बराबरी ना कर पाए। समझ लिया या और समझाऊं? अरे काका, आपने क्या राय दिया? आज मैं तुरंत बाजार से मसाले लेकर आऊंगा और सलीम भाई से मटन और उसका चुस्ता, और फिर घर पर उसे बनाऊंगा और आपने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। ठीक है काका, अब मैं चलता हूं बाजार। तुरंत वह बाजार की तरफ निकल पड़ा। और कुछ ही देर में बाजार पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर उसने मसाले लिए और फिर तुरंत वहीं से सलीम की दुकान की तरफ निकल पड़ा। और कुछ ही देर में सलीम की दुकान पर पहुंचकर 1 किलो मटन और कुछ चुस्ता लेकर अपने घर आता है और फिर तुरंत मक्खन लाल की दुकान पर जाता है और वहां से भी वह तुरंत 1 प्लेट गर्मा गर्म कोलकाता स्टाइल में बनी मटन चुस्ता को लाता है और फिर वह तुरंत अपना मटन चुस्ता बनाने लगता है। और थोड़ी ही देर में वह मटन चुस्ता बनाकर उसमें अपने सीक्रेट मसाले को डालता है और फिर थोड़ी ही देर में उसका मटन चुस्ता बन जाता है। और फिर उसको दूसरी प्लेट में निकालकर दोनों मटन चुस्ता को चेक करता है और फिर देखता है कि अभी भी उसका मटन उसकी बराबरी नहीं कर सका। और फिर वह दोबारा इस क्रिया को करता है
और इस बार मसाले की हेर फेर करता है। और फिर मटन चुस्ता तैयार होने के बाद वह उन दोनों को चेक करता है और इस बार चेक करते ही उसका मटन चुस्ता मक्खन लाल के मटन चूस्ते से कहीं ज़्यादा अच्छा बना होता है। वह बहुत खुश होता है और फिर अगली सुबह वह सलीम के पास जाता है और सलीम से 5 किलो मटन और चुस्ता लेकर आता है और फिर उसे अच्छी तरह घर पर बनता है और फिर एक नया ठेला लेकर गांव के चौपाल पर लगा देता है। अरे दिनेश भाई, क्या बात है, आज तो तुमने ठेला भी लगा लिया और वो भी कोलकाता मटन चुस्ता बेच रहे हो। महक तो ऐसी आ रही है जैसे किसी वीआईपी होटल से निकल रही हो। चलो जल्दी एक प्लेट लगाओ, खाकर बताता हूँ कैसा बना है। थोड़ी ही देर में और भी लोग आने लगते हैं। सब मटन चुस्ता खाते हैं और फिर दिनेश की तारीफ करते हुए कहते हैं अरे दिनेश भाई, मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई बहुत बढ़िया मटन चुस्ता बनाते हो। अब तो मैं रोज तुम्हारे ठेले पर ही खाऊंगा। वो मुखिया की दुकान गई भाड़ में, न स्वाद है न सस्ता है। कल से मैं रोज आऊंगा और मेरा हिस्सा पहले से रख लेना, चाहे मैं जल्दी आऊं या देर से। और हाँ, अपने दोस्तों को भी साथ लाऊंगा। देखते ही देखते दिनेश का सारा मटन चुस्ता बिक जाता है। घर पहुंचकर जब वो पैसे गिनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बेटा, अगर इसी तरह दुकान चलती रही तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेठ माखन लाल को भनक लग गई तो वो ज़रूर कुछ करेगा। इसलिए बेटा, हमेशा चौकन्ना रहना और अपने काम से काम रखना। अम्मा, तुम फिक्र मत करो। अब जब ठेला लगा ही लिया है तो डर कर बंद नहीं करूंगा। मुझे तो बस लोगों का प्यार चाहिए। और हाँ, माखन लाल से अब कोई डर नहीं। बहुत अकड़ दिखाता है वो, लेकिन अब देखना असली स्वाद किसका चलता है। अगली सुबह दिनेश फिर सलीम की दुकान जाता है। मटन और मसाले लेकर घर लौटता है। बड़े प्यार से मसाले मिलाकर मटन चुस्ता तैयार करता है और चौपाल पर ठेला लगा देता है। पहले तो कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में वही कल वाले ग्राहक अपने दोस्तों को लेकर पहुंच जाते हैं। उधर माखन लाल की दुकान पूरी तरह सुनसान पड़ी रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर भीख मांगने लगूंगा। जरूर किसी ने नई दुकान खोली है या गांव में कोई अफवाह फैली है। चलो गांव जाकर ही पता करता हूँ। गांव पहुंचकर देखता है कि चौपाल पर दिनेश का ठेला लगा है, वही कोलकाता मटन चुस्ता। ये देखकर माखन लाल आग बबूला हो जाता है और सीधा दिनेश के पास पहुंचकर कहता है, ओए दिनेश, ये क्या चाल चल दी तूने? मेरे सामने ही दुकान खोल ली और वही मटन चुस्ता बेच रहा है जो मेरा नाम था गांव में। किससे इजाजत ली थी तूने? हाँ, जवाब दे। सेठ जी, पहले तो जोर से मत बोलिए, यहां ग्राहक खा रहे हैं। दूसरी बात, मटन चुस्ता कोई तुम्हारा खानदानी नाम नहीं है। जो बनाना जानता है वही बेच सकता है। मैंने किसी की दुकान छीनी नहीं, बस अपना मेहनत का ठेला लगाया है। अरे नालायक, तू मुझे व्यापार सिखाएगा? जिसे मैंने कभी अपने यहां बर्तन धोने नहीं दिया, वो आज मुझे टक्कर दे रहा है। तू भूल मत जा, माखन लाल नाम है मेरा। इस गांव में मटन उसी का बिकता है जिसका मैं नाम लूं। हाँ सेठ जी, सही कहा आपने। पहले मटन उसी का बिकता था जिसका आप नाम लेते थे, लेकिन अब लोगों की जुबान पर सिर्फ स्वाद रहता है, नाम नहीं। और जो स्वाद मैं बनाता हूं
वो किसी की दया से नहीं, अपनी मेहनत से बनाता हूं। बहुत अकड़ दिखा रहा है, लेकिन याद रख, माखनलाल जब गुस्से में आता है तो पूरा गांव कांपता है। कल सुबह तक तेरा ठेला यहां से गायब नहीं हुआ तो समझ ले तेरे मसाले भी नहीं बचेंगे। सेठ जी, धमकी देने से रोटी नहीं सिकती। आपने सालों तक लोगों से ऊंचे दाम लेकर उन्हें ठगा। अब जब कोई सच्चे दाम पर अच्छा खाना दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। चलिए, डराने से बेहतर है कि आप भी अपने मसाले सुधार लीजिए। मुकाबला स्वाद से कीजिए, धमकी से नहीं। उस दिन से चौपाल पर दिनेश का नाम गूंजने लगा। लोग दूर दूर से उसका कोलकाता मटन चुस्ता खाने आने लगे। लेकिन माखनलाल के मन में जलन का कीड़ा अब जहर बन चुका था। वो सोच रहा था, अगर दिनेश का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम मिट जाएगा। और फिर उसी रात उसने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जिससे पूरा गांव कांप उठा। गोपी, तू तो जानता ही है मेरा धंधा अब लुट गया है। वो दिनेश नाम का छोरा मुझे बर्बाद कर देगा अगर मैं अब भी चुप बैठा रहा तो। कुछ करना पड़ेगा आज रात, ऐसा कि वो कल सुबह चौपाल पर मुंह दिखाने लायक ना बचे। सेठ जी, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, पर ये बताइए करेंगे क्या? उसके मसाले में जरा सा जहर डालना है, बस इतना काम है। सुबह लोग जैसे ही उसका मटन खाएंगे, देखना गांव खुद उस पर टूट पड़ेगा। कहेंगे दिनेश ने जहरीला मटन खिलाया, नाम भी मिट जाएगा, खेला भी। सेठ जी, ये काम तो बहुत बड़ा है। अगर किसी ने देख लिया तो गांव वाले मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तू चिंता मत कर, तेरा नाम कोई नहीं लेगा। ये बोतल ले जा, आधी बूंद भी डाल दी तो काम बन जाएगा। बाकी मैं तुझे 200 रुपए दूंगा। बस आज की रात काम हो जाना चाहिए। सेठ जी, 200 तो बहुत हैं, पर डर लग रहा है। डर उसी को लगता है जो भूखा मरता है। याद रख, दिनेश जीता तो तू भी गया। कल से ठेला उसी का चलेगा, तेरी नौकरी भी खत्म। अब सोच ले, जहर डालता है या भूख से मरता है। गोपी ट्रेम्बलिंग कांपते हुए बोतल पकड़ लेता है और चल पड़ता है। आधी रात दिनेश का ठेला चौपाल पर ढका हुआ पड़ा है। गोपी धीरे धीरे पास आता है, इधर उधर देखता है। हे भगवान, क्या कर रहा हूं मैं? पर अगर नहीं किया तो सेठ मुझे नहीं छोड़ेगा। बस थोड़ी सी बूंद और काम खत्म। वह बोतल खोलने ही वाला होता है कि पीछे से किसी की आवाज आती है। रुक जा गोपी, जो काम तू करने जा रहा है उसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। गोपी डरकर पीछे मुड़ता है। सामने दिनेश खड़ा है और उसके साथ एक दो लोग और रहते हैं। दिनेश भैया, मैं तो बस ऐसे ही देखने आया था कि ठेला ठीक है या नहीं। देखने या बिगाड़ने, बोतल तेरे पास में है और उसकी गंध मैं पहचानता हूं। ये जहर है, मसाला नहीं। किसने भेजा तुझे? बोल। माफ कर दो दिनेश भैया, सेठ माखनलाल ने भेजा है। कहा था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे गांव से निकाल देगा। देख गोपी, गलती किसी से भी हो सकती है, पर जहर डालना इंसानियत से गद्दारी है। आज मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन ये बात किसी से कहना मत भूलना। सच्चा स्वाद वही होता है जिसमें मेहनत की खुशबू हो, चालाकी का जहर नहीं। अगली सुबह गांव का चौपाल। सूरज निकला ही है, लेकिन माहौल में तनाव है। दिनेश और गांव के कई लोग माखनलाल के ढाबे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी के चेहरों पर गुस्सा और सवाल है। सेठ, आज तो सच बोलना पड़ेगा। क्या तूने दिनेश के ठेले में जहर डलवाने की साजिश की थी? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं और जहर?
अरे मैं तो सीधा आदमी हूं, अपने काम से काम रखता हूं। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत तो दिखाओ। सेठ जी, सबूत तो तेरे अपने आदमी गोपी ने दे दिया है। वो बोतल भी मेरे पास है जिसमें तूने जहर दिया था। अब तू बता, क्या बोलेगा? ये भी झूठ? इतना सुनकर माखनलाल का चेहरा उतर जाता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर झुका लेता है। हाँ मैंने किया था, गलती हो गई मुझसे। वो दिनेश रोज मेरा नाम मिटा रहा था। गांव में सब उसी की तारीफ करते थे। जलन हुई और मैंने सोचा कि अगर वो हट जाएगा तो मेरा नाम फिर से चमक उठेगा। पर अब समझ में आया, लालच आदमी को अंधा बना देता है। सेठ, तूने सिर्फ दिनेश का नहीं, पूरे गांव का भरोसा तोड़ा है। जिस इंसान की रोटी हमने सालों तक खाई, उसने हमें जहर देना चाहा। आज से कसम है हमें, कोई भी गांव वाला तेरे ढाबे पर एक दाना भी नहीं खाएगा। कसम है, अब कभी माखनलाल के ढाबे पर चिकन चुस्ता नहीं खाएंगे। सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से उसके 2 कारीगर आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, हमने आपके साथ बरसों काम किया, पर आज शर्म आ रही है कि हम एक ऐसे आदमी के लिए पकाते थे जो जहर घोलता है। अब हम ये दुकान छोड़ रहे हैं। अब रोटी हम मेहनत से कमाएंगे, किसी की चालाकी से नहीं। दोनों कारीगर चले जाते हैं। माखनलाल वहीं पागलों के जैसा खड़ा रहता है। हे भगवान, मेरा घमंड, मेरी अकड़ सब मिट्टी में मिल गई। जिस दुकान को मैं अपने नाम का गर्व समझता था, आज वही मेरे शर्म का कारण बन गई। सेठ जी, दुकान फिर से बन सकती है, पैसा भी फिर आ सकता है, पर भरोसा एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता। कभी कभी हारना ही इंसान को इंसान बनाता है। दिनेश मुड़कर चला जाता है। गांव वाले उसके साथ होते हैं। माखनलाल वहीं बैठा रह जाता है, खाली ढाबे में, अपने टूटे हुए घमंड के साथ। उस दिन से गांव में बस एक नाम गूंजने लगा, दिनेश, कोलकाता मटन चुस्ता वाला। पर उसके साथ ही सबने ये भी याद रखा, घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, सच और मेहनत के आगे टिक नहीं सकता।